Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में हम जैसा कि अनुभववाद का दार्शनिक विश्लेषण कर रहे हैं और उसी क्रम में हम डेविड ह्यूम के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अनुभववाद की एक नई तरीके से जो उनका जो आलोचनात्मक तरीका है या जो संदेहवादी या ज्ञेयवादी दार्शनिक विधा भी कह सकते हैं, उसके आधार पर कैसे उन्होंने जॉन लॉक के विचारों में जो संशोधन किया, पुनः बर्कले के सिद्धांतों को भी परीक्षा की। तो आज इस क्रम में हम देखेंगे किस प्रकार डेविड ह्यूम कारणतावाद की आलोचना करके समस्त द्रव्य के आधार को ही ख़त्म करते हैं और तत्व मीमांसा का खंडन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम अनुभववाद का दार्शनिक विश्लेषण कर रहे हैं, इस क्रम में अभी तक हमने जॉन लॉक के दार्शनिक सिद्धांतों का और उसके बाद बर्कले के सिद्धांतों का और बर्कले ने किस प्रकार से लॉक के सिद्धांतों में जो संशोधन किए, किस प्रकार उन्होंने जो द्रव्य की जो जड़ पदार्थ की अवधारणा थी उसकी आलोचना की और उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि जड़ पदार्थ वाह्य जड़ पदार्थ जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। सत्ता तो केवल ज्ञान के जो मूल विषय विज्ञान हैं और आत्मा है जिनमें ये होते हैं उनकी ही है। इस प्रकार बर्कले ने लॉक के अनुभववाद में संशोधन किया और उनके अनुसार आत्मा, विज्ञान और ईश्वर ही वास्तविक सत्ताएं हैं और जगत की सत्ता इस अर्थ में है कि वो अनुभवकर्ता का विषय बनता है और उनमें अनुभव प्रतीत की सामर्थ्य है। जब हमने ह्यूम का विश्लेषण किया तो पाया कि ह्यूम भी अनुभववादी परंपरा को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। वो भी ये मानते हैं कि ज्ञान का जो प्रारंभ है वो अनुभव से होता है या इंद्रिय प्रत्यक्ष से होता है। और ह्यूम के दर्शन में हमने ये अवलोकन किया कि किस प्रकार जो लॉक की जो धारणा थी संवेदन और स्वसंवेदन जैसा कि बाह्य रूप में स्थित हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष के लिए, और उनको बर्कले ने कहीं ना कहीं जो अवधारणा की जो मैंने आलोचना करके उनको ख़त्म किया है और उन्होंने कहा केवल विज्ञान ही है जो वास्तविक सत्ता में है। ह्यूम ने पुनः लॉक के इस विचार का समर्थन किया कि हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष में बाह्य रूप से संवेदन और स्वसंवेदन मिलते हैं और इसके द्वारा ही हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है। पुनः हमने ह्यूम के दर्शन में जहाँ से प्रारंभ किया, कल के विश्लेषण को पुनः उस पर हम जाते हुए आगे बढ़ेंगे। आज उस क्रम में हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो कारणता की आलोचना के आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वो द्रव्य की अवधारणा का खंडन करते हैं और फिर वो जड़ पदार्थ की अवधारणा का खंडन करते हैं, फिर वो आत्मा के विचार का मूल्यांकन करते हैं जो कि बहुत ही केंद्रीय दार्शनिक विचार रहा है, पाश्चात्य दर्शन में हो या पूर्व के भारतीय दर्शन में हो। आत्मा की सत्ता सभी ने स्वीकार की है और बुद्धिवादी डेकार्ट तो आत्मा की सत्ता से ही दर्शन का प्रारंभ मानते हैं और उसी द्रव्य की स्थापना को मूलभूत स्वयं सिद्ध सत्य सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करते हैं। लेकिन ह्यूम उसके उलट कहते हैं कि आत्मा की कोई सत्ता नहीं है और ऐसी कोई सत्ता है भी तो उससे उनका कभी कोई साक्षात नहीं होता है, वो केवल अनुभवों से होता है। इस प्रकार वो आत्मा की सत्ता की भी आलोचना करते हैं। पुनः उन्होंने आगे उनकी समीक्षा में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने जो ये तत्व मीमांसा का विकास हुआ दर्शन के इतिहास में, चाहे वो बुद्धिवादी दार्शनिक विश्लेषण में हुआ हो या फिर जॉन लॉक और बर्कले के दर्शन में हुआ हो, वो तत्व मीमांसी आलोचना करते हुए समस्त प्रकार के पदार्थों की, चाहे वो
जड़ जगत हो या द्रव्य हो या आत्मा हो या ईश्वर हो, उसका सबकी आलोचना करके उसका निराकरण करते हैं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार उनका जो दर्शन है वो जो एक घोर संदेहवाद की ओर पलायन कर जाता है, जहाँ पे वो हर चीज़ को लेकर के संदेहवादी हैं। वो दर्शन के जो सिद्धांत विकसित हुए उनको लेकर भी संदेहवादी हैं। वो जॉन लॉक हो या बर्कले हो, उनके जो मूलभूत सिद्धांत रहे अनुभव के आधार पर भी उन पर भी संदेहवादी हैं। और संपूर्ण ज्ञान की संभावना पर जब वो संदेह करते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जिन आधार वाक्यों या प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर ये दार्शनिक सिद्धांत के प्रासाद निर्मित किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आधार विहीन है, क्योंकि जो इनका आधार है, जो सार्वभौमिकता नियम है, प्रकृति में एक रूपता का नियम है, अनिवार्यता का नियम है, कारणता का नियम है, उसका सबका खंडन करते हुए वो ये कहते हैं कि ये कोई भी तत्व मीमांसा संभव नहीं है। तो उनका जो ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा के खंडन वो ज्ञान मीमांसा के आधार पर करते हैं। और पुनः ज्ञान मीमांसा में भी उनका जो वस्तुगत व्यवहारिक सत्ता के संदर्भ में जो ज्ञान का सिद्धांत है, उसमें जाते हुए उनका जो जहाँ कहेंगे उनकी जहाँ पर वो अपने दर्शन का विराम करते हैं, वहाँ वो अज्ञेयवादी हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं इस तरह किसी भी निश्चित अनिवार्य सार्वभौम व्यवहारिक वस्तु जगत का इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ज्ञान संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्शन शास्त्र, विज्ञान, धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्र जो अनुभव के आधार पर, अनिवार्य सिद्धांतों के आधार पर कई सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हैं, वास्तविक रूप से यह संभव नहीं है। और ज्ञान की जो संभावना है उस पर पुनः एक बहुत कालों के बाद, जैसा कि हमने दर्शन के इतिहास में देखा था कि जिस प्रकार की जो शंका थी सोफिस्ट दार्शनिक संप्रदाय ने प्रकट की थी कि हम विश्व की व्याख्या अनिवार्य रूप से नहीं कर सकते हैं, उसके विरोध में और पक्ष में दोनों ही तर्क संभव हैं। इस आधार पर ह्यूम भी अज्ञेयवादी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जिन सिद्धांतों के आधार पर अब तक का दर्शन विकसित हुआ है, बड़े बड़े प्रासाद निर्मित हुए हैं, जगत को लेकर के जो अवधारणाएँ बनी हैं, जड़ पदार्थ को लेकर जो अवधारणाएँ बनी हैं, आत्मा को लेकर जो अवधारणाएँ बनी हैं, ईश्वर को लेकर जो अवधारणाएँ बनी हैं, वो सब निरर्थक हैं, क्योंकि वो उस तरह से किसी भी प्रकार की द्रव्य की सत्ता को सिद्ध नहीं करती। तो आज इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए प्लेटो के कुछ विचारों को सरसरी तौर पे देखेंगे, कैसे कि प्लेटो ने किस प्रकार डेविड ह्यूम ने लॉक के कुछ मूलभूत विचारों में कल जैसा चर्चा की, संवेदन और स्वसंवेदन से जो विज्ञान की भिन्नता थी, इसको लॉक ने बताया था, विश्लेषित किया था कि हमारे संवेदन और स्वसंवेदन जो हैं वो बाह्य जड़द्रव्य पर निर्भर करते हैं। स्वसंवेदन में आत्मा सक्रिय होती है, संवेदन सीधे प्रतिबिंब के रूप में आते हैं। उसको बर्कले ने ये सब जो भेद था इसको समाप्त करके कहा विज्ञान ही हमारे मूल विषय हैं हमारे ज्ञान के। और फिर पुनः जो भेद बर्कले ने समाप्त किया, ह्यूम ने उसको पुनः स्थापित कर दिया था। एक तरह से ह्यूम ने विज्ञान और इंद्रिय संस्कार में जो एक भेद कहा, और इंद्रिय संस्कार की अवधारणा से इम्प्रेशन कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तीव्र स्पष्ट अनुभव हैं जो हमारे अनुभव में आते हैं, जिसके आधार पर ही विज्ञानों का निर्माण होता है। और इस प्रकार वो कहते हैं कि संस्कार जो के आधार पर जो हमारे मनोभाव हैं, जो हमारे ज्ञान के आधार हैं, ये हमारी जो सेंसेशंस हैं, पैशंस हैं, इमोशंस हैं, इनके आधार पर ही हमारे अंदर विज्ञानों का निर्माण होता है। और लॉक की तरह वो भी सरल और मिश्रित विज्ञान को मानते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हर सरल विज्ञान के लिए एक संस्कार का होना अनिवार्य है, बिना एक संस्कार के कोई भी सरल विज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, मिश्र विज्ञान के लिए संस्कार का होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर जिसने कभी दृष्टि का ज्ञान ही ना हो, जो जन्मांध हो, जिसने कभी दृष्टि का अनुभव ना किया हो, तो उसे दृष्टि का अनुभव या उसका विज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए विज्ञानों के प्रवाह को बताते हैं और फिर कुछ लॉ ऑफ एसोसिएशन या अनुसंगी नियमों की स्थापना करते हैं या उनको समझाते हैं कि वहाँ पे वो कहते हैं कि ये विज्ञान जो होते हैं वो ज्ञान का विषय है और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कभी ये एक दूसरे के बाद आते हैं तो स्वाभाविक अपेक्षा करते हैं, या कभी उनका संबंध जो है वो सादृश्य का होता है, रिजेम्बलेंस का होता है,
या कभी उनकी देश काल में सहचर्यता होती है, या उनमें कार्य कारण संबंध जो हम देखते हैं व्यवहार में, उसके आधार पर हम विज्ञानों को संयोग और वियोग और उनके एडिशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझते हैं, जानते हैं। फिर उन्होंने आगे हमें 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताते हैं, जो विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान है और फिर वस्तु जगत ज्ञान है, जिसे वो रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ और मैटर ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ में वो गणित शास्त्र, तर्कशास्त्र के ज्ञान को रखते हैं और वो ये मानते हैं कि यहाँ पर हमें निश्चित अनिवार्य सार्वभौम ज्ञान की संभावना होता है। और जबकि मैटर ऑफ फैक्ट्स में बताते हैं कि ये इंद्रिय जन्य अनुभव ज्ञान है, यह विशेषों पर ही आधारित है, तो इस आधार पर यहाँ संभावित ज्ञान ही होता है। यहाँ कोई भी अनिवार्य सार्वभौम एक रूप नियम के आधार पर वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, संभाव्य ज्ञान है जिसका मेथड जो है वो अनुगमनात्मक है, और रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ में एक निगमनात्मक मेथड दार्शनिक विधा में प्रयोग में आता है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे ह्यूम ने डेविड ह्यूम जो है कारणता की आलोचना करते हैं। वो मानते हैं कि ये ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर अब तक के दार्शनिक इतिहास में सभी प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, बड़े बड़े प्रासाद खड़े किए गए हैं, और उसके पीछे भी वो मानते हैं कि जो अवधारणा है वो द्रव्य की अवधारणा है। तो वो द्रव्य की अवधारणा से पहले जो जिसके आधार पर हम द्रव्य का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि द्रव्य जो है वो गुणों का आधार है, अधिष्ठान है, और उनमें कुछ एक कार्य कारण संबंध होता है, तो इसके आधार पर ही सार्वभौम नियम बनते हैं और व्यवहारिक जगत में अनिवार्य सिद्धांत की प्रस्थापना होती है। उसकी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आलोचना करते हैं और निष्कर्ष तौर पे कहते हैं कि कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। अगर कोई ए घटना है और कोई घटना सी है मान लेते हैं, और उसके बीच हम देखते हैं कि कोई बी एक नियम काम करता है, तो ये नियम कहते हैं वो हमारी एक मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक अपेक्षा है। ऐसा कोई नियम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। इस वस्तु जगत या व्यवहार जगत में इस तरह कोई भी नियम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ एक वास्तविक गैप है जिसको हम अपने स्वभाव के आधार पर, अपेक्षा के आधार पर भर देते हैं, या अनंतर्य को देखते हुए, देश काल की सहचारिता को देखते हुए या सादृश्यता को देखते हुए वो गैप हम अपने मानववैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर ही भर देते हैं। जैसा कि कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर बादल को देख के और बारिश होती है तो हम मान लेते हैं कि बादल बारिश का कारण है। बहुत बारिश, अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ आती है नदियों में, उसको भी हम एक अपने स्वभाव के अनुरूप उसमें जोड़ देते हैं, उसका एक कनेक्शन बना देते हैं कि ये आपस में एक कार्यकारण संबंध से संबंधित। लेकिन ऐसा है नहीं, जैसा कि उनकी आलोचना है, ये मात्र मनोवैज्ञानिक अपेक्षा ही है। आज इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम थोड़ा विश्लेषण करते हुए आज समझने का प्रयास करेंगे कि ह्यूम ने सबसे पहले द्रव्य के विचार की आलोचना कैसे की, क्योंकि द्रव्य का विचार कहीं ना कहीं एक बहुत केंद्रीय विचार है दर्शन की तत्व मीमांसा में, और ज्ञान मीमांसा का आधार भी द्रव्य ही बना है, क्योंकि ज्ञान भी किसी चीज़ का ज्ञान होता है, तो ज्ञान द्रव्य के आधार पे ही हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है अब तक के बुद्धिवाद के विकास में या अनुभववाद के विकास में, तो द्रव्य की अवधारणा हम इस तरह से मान के चलते हैं कि द्रव्य जो है वो अपने आप में कोई एक ऐसी सत्ता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान होती है। जैसा कि हम डेकार्ट के दर्शन से देखें, ये स्वतंत्रवान रूप से अस्तित्ववान है और इसको किसी भी अन्य की आवश्यकता नहीं है। या कहें अगर ए कोई द्रव्य है तो द्रव्य इसलिए ए है क्योंकि इसकी कोई जो सत्ता है वो उसके लिए कोई बी नहीं चाहिए, ये इसकी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सत्ता है। और द्रव्य इसलिए भी है कि क्योंकि द्रव्य के आधार पर हम किसी बी की और किसी सी की भी सत्ता सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर हम माने कि जड़ पदार्थ एक द्रव्य है तो उसमें एक क्षमता है हमारे अंदर के जो संवेदन और स्वसंवेदन से हमारे अंदर जो विज्ञान निर्माण की क्षमता है, जो विज्ञानों की क्षमता जो बी है, वो इस पे डिपेंड करती है। पुनः हमने देखा कि द्रव्य के कई प्रकार आए इतिहास में, लेकिन हम यहाँ पे अनुभववाद पे ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो जॉन लॉक ने जो कहा कि द्रव्य का हमें ज्ञान होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं अनुभववादी जब भी
हमें व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में कोई दार्शनिक चर्चा करते हैं तो उनका यही मानना है कि जो भी हमारा विचार है ज्ञान के संबंध में, जिसे हम आइडिया बोलते हैं, तो ये विचार जो है अगर ज्ञान के संबंध में है तो अगर अनुभववाद के अंतर्गत है तो ये विचार क्या है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विचार है। यानी जो विज्ञान है वो प्योर रीज़न नहीं है या कोई शुद्ध विज्ञान नहीं है, यहाँ वो इंद्रिय प्रत्यक्ष हमारे अनुभव का ही विषय है। अब जॉन लॉक के दर्शन में उन्होंने द्रव्य को देखा, उन्होंने कहा कि द्रव्य को उन्होंने माना, उन्होंने कहा द्रव्य का हमें कोई डायरेक्ट इंद्रिय प्रत्यक्ष द्रव्य से होता नहीं है, होता किससे है, तो उन्होंने कहा कि भाई मूल गुण होते हैं और मूल गुणों के आधार पे ही कुछ उपगुण हैं। इन मूल गुण उपगुण के आधार पे हमें एक अधिष्ठान जिसका है, ये जो अधिष्ठान कहेंगे, मूल गुण जो स्वाभाविक धर्म है द्रव्य के, और वो द्रव्य जो है वो इन मूल गुणों का अधिष्ठान है, और उपगुण जो है उसके स्वाभाविक धर्म नहीं है, ये निर्मित होते हैं निश्चित रूप से। और इस तरह से उन्होंने द्रव्य की अवधारणा पे जॉन लॉक का जो केंद्रीय विचार था वो था कि द्रव्य कुछ तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन है। पहले उन्होंने कहा कि इसकी उन्होंने एक वास्तविक सत्ता कहें तो मानी, लेकिन हाँ इस क्रम में उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई इस द्रव्य का हमें कोई बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता द्रव्य का। फिर द्रव्य को हम जानते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा द्रव्य को हम जानने के लिए हम केवल बाह्य अनुमान करते हैं। अनुमान कैसे करते हैं, उसके मूल गुणों के आधार पे हम द्रव्य का अनुमान करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर अनुमान कर रहे हैं तो कारण कार्य संबंध बन गया, तो यहाँ पे कारण कार्य संबंध लॉक मान भी रहे हैं और द्रव्य की अवधारणा को भी मान रहे हैं। और उसी क्रम में फिर वो ये कहते हैं कि जो द्रव्य है वो एक्चुअली क्या है कि उसका एक गुण है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है वास्तविक व्यवहारिक सत्ता में, इसीलिए उन्हें रिप्रेजेंटेनिस्ट भी कहते हैं हम लोग, प्रतिनिधानवादी भी कहते हैं। अब बर्कले के क्रम में अगर हम जाएं तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो अवधारणा है द्रव्य की, द्रव्य का प्रत्यक्ष होता नहीं है, और फिर उन्होंने कहा मूल गुणों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनके अनुरूप जो प्रतिबिंब हमारी आत्मा में विज्ञान के रूप में अंकित होते हैं उन्हीं का ही तो हमें ज्ञान होता है, उन्हीं की तो हमें प्रतीति होती है। तो जब प्रतीति विज्ञान की ही होती है तो फिर हम मूल गुण और ये द्रव्य को क्यों माने, या मूल गुण उपगुण के भेद को ही क्यों माने। तो इस प्रकार उन्होंने द्रव्य के विचार का ही संपूर्ण रूप से खंडन कर दिया। अब द्रव्य का खंडन करने के बाद वो आगे बढ़ गए, लेकिन अब ह्यूम यहाँ से जब शुरुआत करते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई जो द्रव्य का विचार है, जो हमारे अनुभव प्रतीति का केंद्रीय विषय है, जो ह्यूम कहते हैं द्रव्य का जो विचार है तो उसका हमें संवेदन होता है या स्वसंवेदन होता है, उनका कहना ही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो संवेदन और स्वसंवेदन के द्वारा ही द्रव्य किसी भी चीज़ की अनुभव प्रतीति होती है। पुनः वो कहेंगे अगर संवेदन होता है या है तो उसके लिए उसका संस्कार क्या है, ऐसा कौन सा इंद्रिय संस्कार है जिसके द्वारा हम द्रव्य को समझते हैं, जानते हैं। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई द्रव्य है तो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लें फॉर एग्जाम्पल कि ये एक पेन है व्यवहारिक सत्ता में, ये पेन मेरे हाथ में है और मुझे इसकी एक प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है, इसकी प्रतीति हो रही है मुझे। अब ये पेन की प्रतीति हो रही है कहने का मतलब है, और हम ये मान के चलें कि भाई पेन जो है इसकी एक सत्ता है, एक द्रव्य रूप में सत्ता है, तो जेविड ह्यूम का कहना है कि या तो यह प्रतीति दृष्टि के रूप में होगी, या मैं कहूँगा ये भाई पेन काला है तो ये दृष्टि की प्रतीति हुई, ये काले रंग की प्रतीति हुई, या मैं कहूँगी कि ये पेन जो है एक लंबा है या गोल है तो वो भी प्रतीति दृष्टि के रूप में होगी, या मैं कहूँ कि ये पेन लाल रंग का लिखता है, तो जो भी है, या कोई चीज़ की प्रतीति दृष्टि रूप में हो सकती है,
या गंध में हो सकती है, या स्पर्श में हो सकती है, या शब्द में हो सकती है। तो जो भी 5 इंद्रियों से जो हमें प्रतीति होती है, तो प्रतीति तो हमें केवल अनुभव की होती है ना। इनको मिलाकर के भी एक अगर हम मान लें, जैसे हमने एक कोई पुष्प देखते हैं और पुष्प की हमें प्रतीति हो रही है, ठीक है। अब पुष्प की प्रतीति में क्या है, उसमें सुगंध भी हो सकती है, उसमें रंग भी हो सकता है, उसमें तो मिश्रित संस्कारों के द्वारा प्रतीति हो सकती है, लेकिन प्रतीति तो हमें विशेष की होती है। जब भी हमें प्रतीति होगी तो वो एक विशेष की होगी, वो किसी ऐसी अधिष्ठान की प्रतीति हमें नहीं होती है, हमें किसी द्रव्य की प्रतीति नहीं होती है। उस विशेष के आधार पर ये मान लेना कि उसके लिए एक द्रव्य है, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी कोई भी हमें संवेदना या स्वसंवेदना प्राप्त नहीं होती है जो अधिष्ठान की हो, या उसके लिए कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं जिसके लिए कोई संस्कार हो। अगर ये द्रव्य का प्रत्यय एक सरल प्रत्यय है तो उसके लिए एक सरल संस्कार होना चाहिए। तो वो ये कहेंगे कि ऐसा कोई भी इंप्रेशन नहीं है जिससे हम ये द्रव्य का आइडिया बना पाएँ, द्रव्य का विचार बना पाएँ। इसलिए वो कहते हैं कि जो द्रव्य का प्रत्यय है वो अपने आप में कोई प्रत्यय नहीं है, और वो ये आधारभूत केंद्रीय तत्व द्रव्य तत्व की आलोचना करते हैं। और इस तरह से वो भी बर्कले की तरह मानते हैं कि वास्तविक रूप से, बाह्य रूप से इस व्यवहारिक जगत में जड़ पदार्थ या द्रव्य जैसी कोई सत्ता हमारे इंद्रिय अनुभव का विषय नहीं है। अगर है तो मैं जानता भी नहीं, क्योंकि उसके जानने का कोई भी जो तरीका है वो मुझ तक नहीं है। जो तरीका अब तक बताया गया उसके आधार पर भी उसकी पुष्टि नहीं होती। तो इस तरह हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डेविड ह्यूम है वो बर्कले के इस मत का समर्थन करते हैं कि बाह्य जड़ द्रव्य की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से हमने आलोचना परीक्षा में पाया कि जिस द्रव्य को लेकर के लॉक बाह्य प्रत्यक्षवादी नहीं थे, बाह्य अनुमेयवादी थे, वो जानते थे द्रव्य क्या है मैं नहीं जानता हूँ, तो उसको बर्कले ने कहा कि वो कुछ है ही नहीं, तो जानने का कोई विषय ही नहीं है। और वही बात डेविड ह्यूम ने भी सिद्ध कर दी कि जो भी हम जानते हैं वो विशेषों के आधार पर गुणों को जानते हैं। ये तो माना कि गुण होते हैं, ये डेविड ह्यूम बर्कले की तरह ये नहीं मानते हैं कि द्रव्य जो गुण या उपगुण नहीं होते, वो ये मानते हैं कि जो प्रतीति होती है हमें होती है समझ में, तो इतना मानते हैं। लेकिन उसके आगे वो ये भी रिजेक्ट करते हैं कि द्रव्य ऐसा कोई भी जड़ पदार्थ बाह्य जगत में नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब द्रव्य नहीं है तो उन्होंने कहा तो जो जड़ पदार्थ है, जो व्यवहारिक जगत में, वस्तु जगत में जो जड़ पदार्थ है वो क्या है? क्या जड़ पदार्थ जो है उसका हमें कोई संवेदना है या उसका संस्कार है? जब भी हम इस वस्तु जगत में देखते हैं तो वो विशेषों का ही ज्ञान होता है, किसी ऐसे अधिष्ठान का हमें ज्ञान नहीं होता है, किसी ऐसे जड़ पदार्थ के अधिष्ठान रूप में हमें उसका ज्ञान संभव नहीं होता है। तो डेविड ह्यूम का मानना है कि ना तो द्रव्य की सत्ता है, ना ऐसे किसी बाह्य जड़ पदार्थ की सत्ता है जिसको मैं उसके अधिष्ठान के रूप में स्वीकार कर लूँ। उनका मानना है कि जब भी मुझे किसी, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि है, अब अग्नि में उन्होंने कहते हैं कि अग्नि है और उसको छूने से हमें जलन होती है, और वो जो दाहक शक्ति है, अब ये दाहक शक्ति जो है जो जलाती है हमें, ये उन्होंने कहा कि ये जड़ पदार्थ है जिसमें एक शक्ति है, इसमें ये एक कारण है। तो अगर ये कार्य है उसका एक कारण है, अग्नि हमारे जलन का कारण है क्योंकि उसमें एक दाहक शक्ति है। अब जड़ पदार्थों में ऐसे हम देखें तो व्यवहार जगत के सभी पदार्थों में, जैसे पानी है तो उसमें हमारे प्यास बुझाने की शक्ति है। तो इस तरह हम मानते हैं कि जड़ पदार्थ हमारे वास्तविक जगत में होते हैं। अब डेविड ह्यूम का कहना है कि हमें इनका पृथक पृथक अनुभव होता है। अगर अग्नि का अनुभव अगर एक ए है तो वो पृथक है, विशेष अनुभव है। उससे जो जलन हमें हुई वो भी एक अनुभव, भी विशेष अनुभव है। और जो दाहक शक्ति है जिसको उसके इंटरलेशन में हम कारणता को आधार पर सी को इस्टेब्लिश करते हैं,
कहते हैं इसका हमें कभी अनुभव नहीं होता कि आज तक अगर मान लें कोई एक्स व्यक्ति है जो आज तक कभी अग्नि से नहीं जला, आज तक कभी अग्नि से जला ही नहीं, मान लेते हैं उदाहरण के स्वरूप पे, ये एक्स व्यक्ति आज तक कभी किसी अग्नि से जला नहीं, ये एक्स व्यक्ति कभी अग्नि के पास भी नहीं गया, तो उसे अग्नि गर्म होती है उसका भी अनुभव नहीं है, अनुभव है ही नहीं, यानी उसका संस्कार ही नहीं है। तो कभी भी इस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं हो सकता कि अग्नि में कोई दाहक शक्ति होती है। यही बात डेविड ह्यूम कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना अनुभव के, बिना संस्कार के हमारे अंदर कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो जो संस्कार है वो अग्नि का है और जलने का है। तो ये जो दाहक शक्ति है या कोई उसकी जो अवधारणा है जड़ पदार्थ की, अपने आप में एक पदार्थ और द्रव्य है, उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। तो इस प्रकार से वो जड़ पदार्थ का खंडन कर देते हैं। और उनका कहना है कि कभी कभी हमें ये अनुभव होता है कि मैं अपना हाथ हिलाता हूँ, बुद्धि को संदेश देता हूँ, तो कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ हाथ हिले और मैं हाथ हिलाता हूँ, तो ये जो संबंध है मेरे सोचने का, हाथ हिलने का और हाथ हिलाने का, ये फिजिकल मेंटल जो एक्टिविटी है, अब फिजिकल मेंटल एक्टिविटी जो हमारी है, तो वो कहेंगे कि जो मन है और जो शरीर की जो क्रियाएं हैं, अब दर्शन में कहेंगे कि मन और शरीर की क्रियाएं प्रभावित करती हैं, इनमें कोई संबंध है, कारण कारण संबंध है, कोई संबंध, इंटर रिलेशंस हैं, अंतरक्रिया, प्रतिक्रिया या समांतर श्रेणियाँ, जो भी हम जाएँ दर्शन में। अब ह्यूम कह रहे हैं कि ये एक भ्रम है। वो कह रहे हैं तो एक आदत है कि जब भी मैंने सोचा हाथ हिले और मैंने हाथ हिलाया, तो ये तो हमारे एक भ्रम स्वरूप में है, इसमें कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी वास्तविक पदार्थ हैं, वास्तविक क्रियाएं हैं हमारे व्यवहार में, उनका ह्यूम का मानना है कि वो केवल इस रूप में है कि उनके आधार पर हमें प्रतीति होती है, प्रतीत हमें विशेषण को होती है, इसलिए जड़ पदार्थ का वो खंडन कर देते हैं। उनके हिसाब से ना तो द्रव्य की ऐसी कोई अधिष्ठान के रूप में सत्ता है और ना उसके लिए हम कहें कि कोई जड़ पदार्थ अपने आप में व्यवहारिक जगत में, हर एक जगत के अगर अनुभव की बात करें तो उसमें कोई ऐसा जड़ पदार्थ भी नहीं है। तो ये बर्कले के समान वो भी इस बात का खंडन कर देते हैं। लेकिन यहाँ खंडन की भिन्नता को समझना ज़रूरी है। जो ह्यूम, जिस आधार पे ह्यूम खंडन कर रहे हैं और जिस आधार बर्कले ने किया है, उसमें कुछ समानता है तो कुछ भिन्नता भी है। बर्कले ने जड़ पदार्थ की प्रतीति को ही, जो जड़ पदार्थ की जो स्वतंत्र, जो उसमें संवेदन है, उसको ही नकार दिया है, क्योंकि वो आत्म रूप से विज्ञानवादी हो गए, प्रत्यक्ष विज्ञानवादी हो गए। तो ये हमें समझना है। ह्यूम ऐसे कोई भी तर्क नहीं दे रहे। ह्यूम ये तो कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ सत्ता नहीं है, बर्कले के तर्क को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बदलाव है, वो बदलाव समझना ज़रूरी है। बदलाव ये है कि जहाँ बर्कले ने जड़ पदार्थ को विशेष में या सामान्य दोनों के रूप में ही नकार दिया, उसकी जो स्वतंत्र सत्ता है वो किसी रूप में भी वो नहीं मानते, किसी भी अनुभविक रूप में नहीं मानते। वो इतना मानते हैं कि मैं विज्ञानों को वस्तु नहीं मानता, वस्तु विज्ञान मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि ह्यूम ये तो मानते हैं कि उसमें संवेदन पैदा करने की, संस्कार की जो उत्पत्ति है वो इससे होती है पदार्थ से, लेकिन वो विशेष ही होती है, वो किसी द्रव्य की नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हुए इस क्रम में तत्वमीमांसा की जो आलोचनात्मक शैली रही है डेविड ह्यूम के दर्शन में, उसमें बढ़ते हुए हम आज आत्मा की अवधारणा का भी मूल्यांकन करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि लॉक मानते हैं कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं, और आत्मा का विचार दर्शन शास्त्र में एक केंद्रीय विचार रहा है, चाहे वो पूर्व का दर्शन हो, भारतीय दर्शन हो। भारतीय दर्शन में तो एक आइडियल रहा है, मोक्ष की अवधारणा तो आत्मा से ही जुड़ी हुई है, जीवन मुक्ति हो या विदेह मुक्ति हो। और आत्मा अपने आप में, अगर हम चेतना की बात करें तो आत्म तत्व से जुड़ी हुई है। वही पाश्चात्य दर्शन में भी आत्मा की अवधारणा तो प्लेटो के पूर्व दर्शन से भी जुड़ी है। प्लेटो के दर्शन में उसे हमें
एक बहुत अच्छा विवरण मिलता है। और आत्मा की अवधारणा को अगर हम बुद्धिवाद में भी देखें, देकार्त दर्शन के प्रारंभ भी आत्मा की अवधारणा से होता है। तो अगर हम बुद्धिवाद में भी देखें तो देकार्त हो या स्पिनोज़ा हो या लाइबनीज़ हो, सभी ने आत्म तत्व को स्वीकार किया। अब अनुभववाद के केंद्रीय विश्लेषण में अगर जाके देखें तो आत्मा का जो विचार है उसको लॉक ने भी माना। लॉक ने कहा कि जो संवेदन और स्वसंवेदन होते हैं वो होते ही आत्मा को है, और आत्मा की भूमिका है, एक निष्क्रिय भूमिका को भी माना उन्होंने और सक्रिय भूमिका भी माना। उन्होंने कहा कि सरल विज्ञानों को आत्मा निष्क्रिय को स्वीकार करती है और मिश्रित विज्ञानों में वो सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार लॉक ने आत्मा के विचार को माना। बर्कले ने उसके आगे बढ़ते हुए पूरा केंद्रीय विचार ही आत्मा को बना दिया। उन्होंने कहा अनुभव जो है वो माध्यम है, प्रतीति है, लेकिन प्रतीति की एक पूर्वापेक्षा है। वो पूर्वापेक्षा क्या है कि उसका जो आत्म अनुभव करता है, जो आत्मा अनुभव करता है, जो आत्मा है, तो इस आधार पे और आत्मा के जो विचार है बर्कले के दर्शन में, तो वो आत्मा का विचार बर्कले के दर्शन में हम देखें तो काफ़ी विकसित हुआ है। वो आत्मा जो मेरी है, जो मैं एज ए इंडिविजुअल हूँ, व्यक्तिगत आत्मा है, फिर उसका जो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम जीव आत्मा कहते हैं, जीव की आत्मा, और एक उससे भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उससे भी वृहत विचार जो है जिसे हम कहते हैं परमात्मा। तो उनका जो आत्मा का विचार है, जो आत्मा प्रत्यक्ष का विचार है, ये आत्मा के विचार में इतना जो विकास हम देखते हैं बर्कले दर्शन में, उसने इनके दर्शन पे जो आक्षेप थे, जो इनके दर्शन पे जो अहम मात्रता वाद, जिसे हम कहते हैं सॉलिप्सिज्म, या दृष्टि सृष्टिवाद या जीव सृष्टिवाद, ये तीनों जो आक्षेप थे वो अगर सही दार्शनिक विश्लेषण करें तो जिस प्रकार खूबसूरती के साथ उन्होंने आत्मा के विचार में जो एक वृहत्ता या वृहद दार्शनिक विश्लेषण किया है, तो उससे ये बच गए। क्योंकि इन्होंने कहा कि आत्मा का मतलब केवल मेरी आत्मा नहीं, अन्य लोगों की आत्मा भी है। और जब कोई आत्मा, और आत्मा का इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, विज्ञान आत्मा में होते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है, और विज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। जब भी अनुभव होगा विज्ञान के द्वारा, विज्ञान का होंगे, आत्मा में होंगे। आत्मा इसे उत्पन्न नहीं कर सकती। जीव आत्मा भी हैं, मेरी भी आत्मा। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे मेज का अनुभव में होता है तो मेज का प्रत्यक्ष हो रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। कहा कि आप नहीं देखते हैं, मान लीजिए, तो कौन देखेगा? उन्होंने कहा अन्य जीवात्मा ही देखेंगी। जब सारी जीवात्मा नहीं देखेंगी, अब इस समस्या का समाधान उन्होंने ईश्वर की शरण में जाके कहा कि वो परमात्मा है, एक ऐसी आत्मा है जो सब कुछ देखती है। तो ये जो परमात्मा का अवधारणा है, ये भी जो परमात्मा की अवधारणा उनकी, ये भी आत्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा का सबसे जो कहेंगे जो पराकाष्ठा है वो परमात्मा में है। तो उन्होंने परमात्मा की शरण में जा कर के अपने इन तीनों आक्षेपों से अपने आप को बचा लिया। अब हम आते हैं डेविड ह्यूम के दर्शन में। डेविड ह्यूम के दर्शन को हम बड़े ही दार्शनिक विधा में जब समझते हैं तो देखते हैं कि जैसे बर्कले ने जिस आधार पे आत्मा का जो ये वृहद डिस्कशन किया था दार्शनिक रूप से, अब यहाँ सवाल था कि ह्यूम उसको कैसे आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने आगे ले जाने के बजाय इस आत्म तत्व का भी खंडन कर दिया। तो अनुभव आत्मा की अवधारणा को अब हम समझेंगे कि डेविड ह्यूम ने आत्मा के विचार का खंडन कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत से दार्शनिकों को सुनता हूँ जो आत्मा के केंद्रीय विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि इस आत्म तत्व की हमें साक्षात अनुभूति होती है। डायरेक्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस, ये बड़ा ही, क्योंकि पूरे अगर दर्शन में हम देखें तो आत्मा की अनुभूति के लिए ये निर्विकल्पक अनुभूति मानी जाती है। इसको हम तर्कशास्त्र की भाषा में कहें तो प्रागानुभविक कह सकते हैं उसे। प्रागानुभविक अनुभूति होती है। इट्स नॉट ए पोस्चराई, ए प्रायोराई जिसे बोलते हैं, कि अनुभव से अलग, मतलब ये हमारे अंदर जो है इसकी आत्मा का अनुभव है, उसके लिए विज्ञान नहीं है। आत्मा की अनुभूति स्वानुभूति है, उस पर कोई संदेह नहीं हो सकता। सारे संदेह वहीं
समाप्त होते हैं, जैसा कि देकार्त ने कहा था। अब डेविड ह्यूम का कहना है कि बहुत से लोग कहते हैं उसे मुझे साक्षात अनुभूति होती है। डेविड ह्यूम कहते हैं तो मुझे ये बताएं वो सभी दार्शनिक कि आत्मा की अनुभूति उन्हें किस रूप में होती है। आत्मा नित्य रूप में उन्हें दिखती है या परिवर्तनशील रूप में दिखती है या आत्मा सुख रूप में दिखती है, ये आत्मा का रूप क्या है, वो आत्मा के रूप को बताएं थोड़ा सा। वो तो कहते हैं कि उन्हें हमेशा उसकी साक्षात निरंतर अनुभूति होती रहती है। तो ह्यूम का कहना है कि मुझे ऐसे किसी भी आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती है। मैं जब भी बहुत गहराई के साथ अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ और इस आत्म तत्व की, जैसा कि दार्शनिकों ने बड़े बड़े दावे किए हैं उसको जानने समझने के, साक्षात अनुभूति के, निरंतर अनुभूति के, नित्य अनुभूति के, इस क्रम में जब ह्यूम जाते हैं अपने अंदर समझने के, ढूंढने कि मुझे कहीं आत्मा मिल जाए, तो कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसे किसी आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। जब भी मैं अपने अंदर जाता हूँ आत्मा को ढूंढने, तो उनका कहना है कि मैं टकराता हूँ, मैं हमेशा टकरा जाता हूँ कुछ अपने मनोवेगों से, कुछ भावनाओं से, कुछ संवेदनाओं से, कुछ सेंसेशंस, इमोशंस, पैशंस, सुख दुख के अनुभव, संवेदनाएं, इनसे परे, डेविड ह्यूम कहना है इनसे परे मुझे आज तक कोई आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई। मुझे केवल विशेष मनोवेग, विशेष भावनाएं, विशेष संवेदनाएं ही मिलती हैं। तो ऐसा कोई भी आत्म तत्व नहीं है जिसकी मैं पुष्टि कर सकूं। तो इस तरह से डेविड ह्यूम ने आत्मा के विचार का भी खंडन कर दिया दर्शन में। अब हम अनुभववादी तत्व मीमांसा के संदर्भ में यहाँ तक पहुँचे तो हमने देखा कि अनुभववादी तत्व मीमांसा का अगर विकास क्रम देखें तो जॉन लॉक के दर्शन में जाते हैं तो यहाँ जड़ पदार्थ भी की तत्वता को भी लॉक मानते हैं और आत्म तत्व को भी मानते हैं लॉक, और ईश्वर को भी मानते हैं। वो तीनों तत्वों को मानते हैं। अगर तत्वमीमांसीय स्वरूप का विश्लेषण करें तो वो तीनों को कहीं ना कहीं अपने दर्शन में स्थान देते हैं और उसके लिए उनके तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो प्रदर्शनात्मक तरीके से भी हम ईश्वर को समझते हैं, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा जो विश्व जगत में जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स हैं उसके आधार पे भी हम प्रदर्शनात्मक रूप से ईश्वर को भी समझ सकते हैं। और आत्मा की तो हमें अनुभूति होती है, आत्मा में ही संवेदन होते हैं, और जड़ पदार्थ को हम उसके अनुमान के द्वारा या जो प्रतिबिंब अंकित होता है उसके द्वारा मान लेते हैं। तो लाक तीनों ही तत्वों को दर्शन में स्थान देते हैं। लाक के बाद अगर हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो बर्कले ने यहाँ दो ही तत्व माने। उन्होंने कहा कि जड़ पदार्थ, बर्कले के लिए जड़ पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। वो कहते हैं ऐसी कोई बाह्य सत्ता नहीं। अब यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि लॉक ने जड़ पदार्थ को माना तो वो रियलिस्ट हैं, लेकिन वास्तववादी तो हैं, लेकिन वो प्रतिनिधानवादी हैं। वास्तववाद में भी उनकी जो दार्शनिक स्थिति है वो प्रतिनिधानवादी है, रिप्रेजेंटनिस्ट की है, रिप्रेजेंट करता है, खुद को नहीं दिखाता, उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं, वो अपने गुणों से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बर्कले जड़ पदार्थ को लेकर के पूर्ण रूप से उसका खंडन कर देते हैं। कोई भी दार्शनिक स्थिति उसके संबंध में बनाई नहीं जा सकती। आत्मा को वो स्थान देते हैं और बहुत ही वृहद स्थान देते हैं, हमने समझा, और ईश्वर को भी। ईश्वर की शरण में जाकर के तो अपने सारे दार्शनिक विरोधों को दूर करते हैं और अपने दर्शन को एक आराम की स्थिति में ले आते हैं ताकि थोड़ा सा वो चैन की सांस ले सकें जो दार्शनिक आक्षेप है उनसे। अब हम बात करेंगे कि अनुभववादी तत्व मीमांसा में हमने लॉक और बर्कले का जो डिस्कशन किया, उसके बाद अब हम आते हैं अनुभववादी तत्व मीमांसा खंडन में डेविड ह्यूम के। अब हम डेविड ह्यूम ने कैसे तत्व मीमांसा का जो खंडन डेविड ह्यूम के दर्शन में हमें मिलता है उसकी चर्चा पे आए। तो ह्यूम ने, जैसा कि हमने देखा भी, जो हमारे जड़ तत्व का भी खंडन कर दिया
आत्म तत्व का भी कर दिया और ईश्वर का भी कर दिया। वो जब कोई द्रव्य मानते ही नहीं, आत्मा मानते ही नहीं, ना उनके लिए सत्ता शब्द का इस्तेमाल करें अगर हम, और सत्ता को अगर हम इसके मूल विचार द्रव्य से जोड़ दें तो उनके लिए किसी की ऐसी सत्ता द्रव्य रूप में है ही नहीं। तो अनुभववादी डेविड ह्यूम कहेंगे ना जड़ तत्व है, ना आत्म तत्व है और ना ईश्वर है। कोई भी सत्ता सिद्ध नहीं होती। बहुत ही क्रांतिक आलोचनात्मक विचारधारा के साथ डेविड ह्यूम आगे बढ़े और उन्होंने संपूर्ण तत्व मीमांसा का खंडन कर दिया। कह दिया कि जो अब तक दर्शन में द्रव्य का सिद्धांत, तत्व की सिद्धांत, जो विचार जगत के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में तमाम दार्शनिकों ने दिए हैं, वो अर्थहीन है। वो कहते हैं गार्बेज प्रोड्यूस्ड। जो भी पुस्तकालयों में जो किताबें भरी पड़ी हैं इस ज्ञान से, उनमें कोई भी ज्ञान सार्थक नहीं है, अर्थक है। तो इस तरह से अपने संदेहवादी कैंची को लेकर के अपने, जिस तरह से ह्यूम ने पूरे तरह से इस्तेनाबूद कर दिया है तत्व मीमांसा को, डेविड ह्यूम ने कोई स्थान नहीं दिया दर्शन में। और जो ज्ञान मीमांसा की विधा को ले आगे बढ़ रहे हैं उसका भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो अब हम बेसिकली ये समझने का कोशिश करेंगे ये जो मूलतः ऐसा हुआ क्यों, इसके गर्भ में या इसके कारण क्या था। तो वही जो कारणता है, जो कारणता का निराकरण ह्यूम ने कहा कि हमें किसी कारणता का कोई भी इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो कारणता थी वो कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों के लिए केंद्रीय विचार बनी हुई थी। क्योंकि तत्व के लिए द्रव्य और उसके संदर्भों में कारणता जो है उस गुणों में, पुनः ज्ञान का जो संबंध है कारण कार्य का, उसमें भी एक संबंध है। तो ये दोनों जब कारणता ही समाप्त हो गई तो तत्व मीमांसा धराशायी हो गई। अब तत्व मीमांसा का हमें किसी भी कारणता का कोई इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता। हमें डेविड ह्यूम कहेंगे कि जो घटनाओं का, जो भी हमें घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हमारे जीवन में वास्तविक जगत में होती हैं, तो वो कहते हैं कि अगर घटना कोई इवेंट कहें, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, और इसको अगर हम किसी आइडिया से जोड़ दें या इंप्रेशन से जोड़ दें, I1, I2, I3, n नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आइडियाज़ को जोड़ दें हम अगर मान लेते हैं, तो वे कह रहे हैं कि दे ऑल आर सेपरेट। ये उसी तरह से बिल्कुल सेपरेट, जैसे एक बार थोड़ा सा लाइबनीज़ के विचार में जाए उनका कि ऐसे हर मोनेड जो है वो दूसरे मोनेड से बिल्कुल सेपरेट है, कोई संबंध नहीं है, कोई पारस्परिक संबंध है ही नहीं। जैसे लाइबनीज़ ने कहा था कि कोई भी मोनेड में कोई विंडो नहीं, कोई पारस्परिक संबंध नहीं। अब यहाँ ह्यूम क्या कह रहे हैं? ह्यूम कह रहे हैं कि कोई भी दो विज्ञानों में भी कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। जो अनिवार्य हो, जो सार्वभौम हो। यहाँ तो लाइबनीज़ ने तो खैर उद्देश्यवाद को स्थान देने के लिए कहीं ना कहीं पूर्व स्थापित सामंजस्य, या जिसे प्री फॉर्म्ड थियरी या इनकेसमेंट थियरी कहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने जाकर के ईश्वर को स्थान दिया, उद्देश्य को स्थान दिया, धर्म शास्त्र को, क्रिश्चियन ईश्वरवाद को स्थान दिया। यहाँ ह्यूम के दर्शन में कोई ऐसा स्थान नहीं। कहते हैं ये ना तो सार्वभौम नियम से बंधे हैं, ना कोई इनका आपस में कोई, ये दो विज्ञानों का आपस में कोई कनेक्शन। हाँ, वो अनंतर्य मानते हैं, सक्सेशन मानते हैं, कॉन्टिन्यूटी मानते हैं, कॉन्टिग्यूटी इन स्पेस एंड टाइम भी मानते हैं। वे कहते हैं ऐसा कोई संबंध इनमें नहीं है। तो कारणता का विचार, जो अनिवार्य सिद्धांत का विचार है, वो अपने आप में निरर्थक विचार है ह्यूम के लिए। डेविड ह्यूम कहते हैं ऐसा कोई भी हमें तत्व यहाँ पे व्यवहारिक जगत में हमें कारणता के संबंध में नहीं मिलता है। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ जो भी अनुभव है वो निश्चित अनिवार्य नहीं है। हमारा जो इतना भी व्यवहारिक अनुभव है
वो क्या है? संभाव्य है, संभाव्य मात्र है। कोई अनिवार्यता, कोई सार्वभौमता, कोई प्रकृति की जो हम एक मान के चलते हैं कि प्रकृति में एक रूपता है, ऐसी कोई एक रूपता नहीं है ह्यूम के दर्शन में, कोई एक रूपता नहीं, केवल संभाव्यता है। इंडक्टिव मेथड इज ट्रू मेथड फॉर ऑल empirical knowledge, observational knowledge, external knowledge for the external world. Only method is the empirical inductive method, है ना? संभाव्यता है, ये निश्चितता नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे निश्चित ज्ञान केवल गणित और तर्कशास्त्र में संभव है, और यही मानते हुए उन्होंने कारणता की संपूर्ण आलोचना कर दी और तत्वमीमांसा का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया। अब आगे उनकी ज्ञान मीमांसा को समझेगा। क्या ज्ञान मीमांसा है उनकी ज्ञान मीमांसा इंद्रिय संस्कार और विज्ञान, इसके अलावा संवेदन, स्वसंवेदन और इंद्रिय प्रतीति, इसके अलावा कुछ भी स्टैब्लिश नहीं होता उनके दर्शन में। ज्ञान मीमांसा के आधार पर कुछ भी स्टैब्लिश नहीं होगा, कोई भी विचार बनता नहीं आता। अब वो भी ज्ञान मीमांसा कहाँ पहुँच रही है? वो पूर्ण संदेहवादी कहें, संदेहवादी ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर संदेहवाद के मूल्यांकन में जाएं, जिस दार्शनिक विधा संदेहवाद है, तो ऐसे संदेहवाद का अगर हम मूल्यांकन करें तो हमें दो प्रकार के संदेहवाद को हम समझ सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक संदेहवाद, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म, है ना, और एक को बोल सकते हैं हम विशेष संदेहवाद। ऐसे हम कह सकते हैं पर्टिकुलर स्केप्टिसिज्म, है ना। तो जो यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म है, पर्टिकुलर स्केप्टिसिज्म है, तो हम ह्यूम के संदेहवाद को क्या मानते हैं? देकार्त का संदेहवाद जो है वो पर्टिकुलर स्केप्टिसिज्म है, क्योंकि देकार्त केवल ज्ञान के जो स्रोत हैं या ज्ञान की जो शुरुआत है, या जो कहें ज्ञान के जो साधन हैं, जिन साधनों से ज्ञान होता है, उस पे वो संदेह करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं देकार्त दर्शन में जो विशेष संदेहवाद है वो इस अर्थ में है कि वो ज्ञान के साधनों पर संदेह करते हैं, लेकिन साध्य रूप में वो ये मानते हैं कि ज्ञान, निश्चित ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, और इस तरह से वो जब संदेह करते हैं तो निश्चित ज्ञान साध्य के रूप में, द्रव्य के रूप में वो आत्म तत्व की सिद्धि भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो आत्म तत्व है उसका हमें निश्चित ज्ञान होता है। अब ह्यूम के दर्शन में कहे तो क्या ये विशेष संदेहवादी, क्या सार्वत्रिक संदेहवादी हैं? एक विचार यहाँ पे एक तरह सकता है कि ये सार्वत्रिक संदेहवादी हैं, क्योंकि अगर हम ये माने कि सार्वत्रिक संदेहवाद ये मानता है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है, तो इस क्रम में हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूम सार्वत्रिक संदेहवादी हैं, क्योंकि वो संभाव्य ज्ञान को तो मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, जगत को नहीं मानते। ज्ञान की संभाव्यता, पॉसिबिलिटी पे तो मानते हैं, और पुनः वो अनिवार्य ज्ञान को गणित एवं तर्कशास्त्र में भी मानते हैं। तो उस अर्थ में इन्हें सार्वत्रिक संदेहवादी हम नहीं कहेंगे। ये कह सकते हैं कि इनका संदेहवाद जो है वो, इनको संदेहवादी कहने से ज़्यादा जो उचित संदर्भ है, जो हम अभी जिसकी चर्चा करेंगे, तो पहले तो ये जान लें कि जब ज्ञान की संभावना की बात करते हैं संदेहवाद में, तो कुछ संदेहवादी तो कहते हैं ज्ञान की संभावना है और ज्ञान निश्चित ज्ञान भी हो सकता है। तो ह्यूम क्या ज्ञान की संभावना को नकारते हैं? ये एक गलत समझ होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ज्ञान की संभावना को नहीं नकार रहे हैं, वो जो ज्ञान की, जो निश्चित अनिवार्य ज्ञान की व्यवहारिक जगत में संभावना है वो उसको नकार रहे हैं, जबकि संभाव्यता को वो मान चलते हैं कि वो
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, निश्चितता नहीं है, इंडक्शन है ना। तो इस तरह से कहें तो ज्ञान असंभव है ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस तरह से व्याख्या दर्शन की नहीं करेंगे ह्यूम की। हम ये कहेंगे कि ह्यूम व्यवहारिक जगत में अगर बात करें तो निश्चित ज्ञान संभव नहीं है, लेकिन संभाव्य ज्ञान तो संभाव्य तो हो सकता है, संभाव्य अनुभव तो हो सकता है ना। अनुभव जो हमें होता है उसको अगर द्रव्य के संदर्भ में ज्ञान ना भी माने तो जो अनुभव तो होता है वो तो नहीं मन नकारते, विशेषों का अनुभव होता है जो व्यवहारिक जगत है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि ह्यूम ने गणित शास्त्र के ज्ञान में निश्चित ज्ञान को माना है और व्यवहारिक जगत में संभाव्यता को माना है। अब हम कहें कि ह्यूम संशयवादी हैं या अज्ञेयवादी, तो मुझे लगता है कि ह्यूम को संशयवादी या संशयवाद के संदर्भ में समझना ही नहीं चाहिए। संशयवादी के संदर्भ में समझना नहीं चाहिए, ना तो पर्टिकुलर स्केप्टिक में ना यूनिवर्सल स्केप्टिक में। ये एक गलत विधा के आधार पर मूल्यांकन होगा। अगर ह्यूम को हमें समझना है तो संशयवादी के रूप में नहीं, उन्हें अगर हमें समझना है, पहली बात तो अज्ञेयवादी अगर कहते हैं, अज्ञेयवादी कौन है? जो ये मानता है कि ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट, किस तरह का ज्ञान संभव नहीं है? निश्चित, अब सार्वभौम, एक रूप, तत्व रूप, द्रव्य रूप, ये ज्ञान संभव नहीं है। ये बात अगर कहें तो ह्यूम अज्ञेयवादी है। इस संदर्भ में जो संदर्भ बना है पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के विकास क्रम में, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के विकास क्रम में, वहाँ हम अगर डेविड ह्यूम की पोजीशन को देखें तो संशयवादी से ज़्यादा बेहतर उनको अज्ञेयवादी इस संदर्भ में कहना है जहाँ तक वो निश्चित सार्वभौम, एक रूप, तत्व रूप, द्रव्य रूप, तत्व मीमांसीय ज्ञान की संभावना की निश्चितता की बात होती है दर्शन शास्त्र में। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि अनुभववाद का पाश्चात्य दर्शन के विकास में क्या योगदान रहा। तो सबसे इमीडिएट जो योगदान दिखता है वो हमें दिखता है इमैनुअल कांट के दर्शन में। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ह्यूम राउज्ड मी फ्रॉम डॉगमैटिक स्लम्बर, कि डेविड ह्यूम के दर्शन को पढ़ने के बाद जो कांट की प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि ह्यूम ने मुझे बुद्धिवाद की जो मोह निद्रा है उससे जगा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो उसका तत्कालिक प्रभाव है वो कांट के दर्शन के विकास में दिखता है, जहाँ वो अपनी पहली ही बहुत प्रसिद्ध कृति जो कहते हैं वो शुद्ध बुद्धि की आलोचना, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जब वो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न का डिस्कशन करते हैं तो जो उनकी प्योर रीज़न की क्रिटिक है उसमें हमें तुरंत डेविड ह्यूम का दर्शन का योगदान है वो दिखता है कि जैसे वो क्रिटिक करते हैं कि कोई भी दर्शन जो है वो बुद्धि से प्रारंभ नहीं होता। बुद्ध दर्शन या कोई भी ज्ञान का जो प्रारंभ है वो अनुभव के साथ होता है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ह्यूम को करेक्ट किया है, ह्यूम को के विचारों में संशोधन किया है, क्योंकि वो समन्वयवादी, उन्होंने समन्वय किया है बुद्धिवाद अनुभववाद का, एक बहुत बेहतर समन्वय, एक बहुत वैज्ञानिक रूप से जो किया हुआ समन्वय से कह सकते हैं। वो कहते हैं समस्त ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है, प्रारंभ अनुभव से होता है, लेकिन ज्ञान की जो निर्माण है, ज्ञान का जो अंत है वो अनुभव में नहीं होता है, वो बुद्धि की कोटियों के द्वारा होता है, जैसा कि हम आगे के व्याख्यान में कांट के दर्शन की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि अनुभववादी ज्ञान मीमांसा तत्व की आलोचना परीक्षा करें तो ह्यूम के संदर्भ में करें तो हम ये पाते हैं कि ह्यूम के दर्शन ने अनुभववादी तत्व मीमांसा का तो संपूर्ण खंडन कर ही दिया है, और ज्ञान मीमांसा में सबसे बड़ा जो उन्होंने जो हैमर चलाया है, सबसे बड़ा जो चोट की है ह्यूम ने, वो जो कारणता का सिद्धांत रहा है उस पे ही की है।
संवेदना ही मात्र बची, इंद्रिय प्रतीत ही मात्र बना ज्ञान के साधन के रूप में, कोई भी अनिवार्य सार्वभौम कारणता का नियम नहीं बचता। अब डेविड ह्यूम के का पाश्चात्य दर्शन के विकास में जो योगदान रहा है उसकी चर्चा हम कांट के जो समन्वयवाद है उसके संदर्भ में कर चुके हैं। तो आज के व्याख्यान में हमने डेविड ह्यूम के संपूर्ण दर्शन का एक मूल्यांकन किया। उस क्रम में हमने देखा कैसे उन्होंने द्रव्य के विचार की आलोचना परीक्षा की, पुनः जड़ पदार्थ का खंडन कैसे किया, फिर उन्होंने अनुभववाद में आत्मा की अवधारणा का अध्ययन किया, फिर कैसे ह्यूम ने आत्मा के विचार का खंडन किया, फिर अनुभववादी तत्वमीमांसा का कैसे विकास हुआ, और फिर लॉक बर्कले ने कैसे एक दूसरे के विचारों का संशोधन किया, पुनः डेविड ह्यूम ने कैसे तत्वमीमांसा का खंडन किया। फिर हमने ये भी देखा कि कारणता का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन हमने तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में जाकर के किया, और फिर उसके बाद हमने संदेहवादी दार्शनिक विधा को बहुत संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किया। वहीं हमने यह भी मूल्यांकन किया क्या ह्यूम ज्ञान की संभावना को किस प्रकार समझते हैं, मानते हैं। फिर ह्यूम की जो दार्शनिक स्थिति है संशयवाद अज्ञेयवाद को लेकर के, उसका हमने विश्लेषण किया। फिर हमने अनुभववाद का पाश्चात्य दर्शन में जो योगदान रहा है उसकी चर्चा की, और उसके बाद हमने उनकी जो तत्वमीमांसा और ज्ञान मीमांसा उसकी आलोचना परीक्षा की। ये कुछ कृतियाँ हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान बना है। धन्यवाद।